नमस्ते। आज बात करते हैं सरकार के उस हिस्से की जो असल में हर रोज देश को चलाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका की। ये वो इंजन है जो कानूनों और नीतियों को कागज से निकालकर हकीकत में बदलता है। अक्सर हमारे दिमाग में ये आता है कि देश कौन चलाता है। शायद वो लोग जो संसद में बैठकर कानून बनाते हैं। पर क्या कहानी बस इतनी ही है? असल में पर्दे के पीछे असली जिम्मेदारी किसकी होती है? चलिए आज इस दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये कार्यपालिका होती क्या है। फिर देखेंगे कि दुनिया में ये कितने अलग अलग तरीकों से काम करती है। इसके बाद हम खास तौर पर भारत के सिस्टम पर फोकस करेंगे, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट तक। और आखिर में हम सरकार की उस स्थायी मशीनरी को भी समझेंगे जो कभी नहीं बदलती। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे अहम सवाल से कि ये कार्यपालिका आखिर है क्या चीज। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये सरकार के वो लोग हैं जिनका काम है बनाए गए नियमों को जमीन पर लागू करवाना। अच्छा, अब इसकी किताबी परिभाषा पर नजर डालें तो कार्यपालिका सरकार की वो ब्रांच है जो विधायिका यानी कानून बनाने वाली संस्था के बनाए कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। अगर ये सब थोड़ा भारी लग रहा हो तो एक बहुत आसान सा उदाहरण लेते हैं। सोच कर देखिए, किसी स्कूल का प्रिंसिपल या कंपनी का मैनेजर, है ना? नियम तो बोर्ड मीटिंग में बन जाते हैं, पर क्लास में बच्चों तक या ऑफिस में कर्मचारियों तक उसे पहुंचाना और लागू करवाना, ये काम तो मैनेजर या प्रिंसिपल का ही होता है। बस कार्यपालिका भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन सरकार का ये इंजन हर देश में एक जैसा नहीं होता। हर जगह इसे बनाने का तरीका अलग है। तो चलिए देखते हैं कि दुनिया भर में लीडरशिप का स्ट्रक्चर कैसे अलग अलग होता है। मोटे तौर पर देखें तो दुनिया में दो तरह के सिस्टम हैं। एक जहां पावर किसी एक इंसान के हाथ में नहीं होती, बल्कि पूरे ग्रुप मतलब कैबिनेट में बंटी होती है और ये लोग संसद को जवाब देते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम है जहां सारी की सारी पावर एक ही इंसान के पास होती है, जैसे प्रेसिडेंट, और वो संसद को सीधे सीधे जवाबदेह नहीं होते। अब ये जो फ्लो चार्ट है, ये इन अलग अलग सिस्टम्स को समझने के लिए हमारे लिए एक रोड मैप जैसा है। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि दुनिया भर में ये सिस्टम्स काम कैसे करते हैं। तो इस फ्लो चार्ट से हमें तीन मेन सिस्टम्स दिखते हैं। एक है संसदीय प्रणाली, जैसे भारत और यूके में। फिर है अर्ध अध्यक्षात्मक, इसका उदाहरण है फ्रांस और श्रीलंका। और आखिर में आती है अध्यक्षीय प्रणाली, जो हमें अमेरिका में देखने को मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे मॉडल्स में से भारत ने संसदीय प्रणाली ही क्यों चुनी? चलिए अब जरा भारत के सिस्टम को और करीब से देखते हैं और इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इसकी वजह हमारे इतिहास में छिपी है। जब अपना संविधान बन रहा था तो उसे बनाने वालों के मन में एक बड़ा डर था। डर ये कि कोई एक बहुत शक्तिशाली नेता कहीं तानाशाना बन जाए। बस इसीलिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो हमेशा लोगों के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेह बना रहे। और भारत के सिस्टम में ना पावर का एक बड़ा ही अनोखा एक डबल स्ट्रक्चर है। तो शुरू करते हैं देश के मुखिया यानी राष्ट्रपति से। यहाँ कहानी है फॉर्मल पावर और रियल पावर की। अगर सिर्फ संविधान की किताब को देखें तो ऐसा लगेगा कि राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल तो कोई है ही नहीं। वो देश के हेड हैं, सारे सरकारी काम उनके नाम से होते हैं, उनके पास बहुत सारी कार्यकारी, विधायी, इमरजेंसी पावर्स हैं। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है आर्टिकल 74(1), जो ये कहता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह से ही काम करना होगा। इस पूरी सिचुएशन को जवाहरलाल नेहरू की एक कोट से बेहतर कुछ भी नहीं समझा सकता। उन्होंने कहा था, हमने उन्हें कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी है, लेकिन हमने उनके पद को अधिकार और गरिमा का पद बनाया है। मतलब बिल्कुल साफ है, राष्ट्रपति हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, कार्यकारी नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि असली पावर है कहाँ? अच्छा, तो यहीं से हम आते हैं अपने अगले हिस्से पर, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। यही है कार्यकारी शक्ति का असली सेंटर। जरा 1954 के इस कार्टून को देखिए। कितनी बढ़िया तरह से ये बात समझाई गई है कि प्रधानमंत्री ही वो सेंट्रल फिगर हैं, वो असली ड्राइवर हैं जो सरकार के इंजन को चला रहे हैं, उसे दिशा दे रहे हैं। लेकिन क्या ये पावर अनलिमिटेड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक वक्त था जब बहुत बड़े बड़े मंत्रिमंडल बन जाते थे। इसी चीज पर रोक लगाने के लिए 2003 में 91वां संशोधन किया गया, और अब ये नियम है कि मंत्रिपरिषद का साइज लोकसभा के टोटल मेंबर्स के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता।
और इस पर सबसे बड़ा कंट्रोल, सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस क्या है? वो है सामूहिक जवाबदेही का सिद्धांत। इसे ऐसे समझिए कि पूरी की पूरी कैबिनेट एक ही नाव में बैठी है। अगर सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है तो सिर्फ एक मंत्री नहीं, पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। यही तो संसदीय सिस्टम की जान है। अच्छा, 1 मिनट सोचिए, सरकारें तो हर 5 साल में या कभी-कभी उससे पहले भी बदल जाती हैं। तो फिर देश का काम कैसे चलता रहता है? वो कौन है जो कॉन्टिन्यूटी बनाए रखता है? बस यही सवाल हमें हमारे आखिरी हिस्से पर ले आता है, परमानेंट मशीनरी। ये है हमारी ब्यूरोक्रेसी, यानी हमारे ट्रेन्ड और स्किल्ड सिविल सर्वेंट्स। इन्हें सरकार की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और बिल्कुल सही कहा जाता है। मंत्री आते हैं, मंत्री जाते हैं, लेकिन ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमेशा वही रहते हैं, अपनी एक्सपर्टाइज के साथ सरकार के फैसलों को लागू करते हैं। और भारत में इस मशीनरी के भी अलग अलग लेवल्स हैं। सबसे ऊपर है ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे IAS, IPS। फिर आती है सेंट्रल सर्विसेज, जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस या रेवेन्यू सर्विस। और फिर हर राज्य की अपनी स्टेट सर्विसेज होती हैं। ये पूरा का पूरा ढांचा ही है जो एडमिनिस्ट्रेशन को देश के हर कोने तक पहुंचाता है। और इस पूरे सिस्टम की बुनियाद एक बहुत जरूरी सिद्धांत पर टिकी है, और वो है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, यानी राजनीतिक तटस्थता। इसका मतलब सीधा सा है, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की आए, ब्यूरोक्रेसी का काम है बिना किसी भेदभाव के उस सरकार की नीतियों को लागू करना और देश की सेवा करना। इसी से तो सिस्टम पर लोगों का भरोसा कायम रहता है। तो हमने ये तो देख लिया कि कार्यपालिका कितनी पावरफुल है, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि एक नागरिक होने के नाते ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि सरकार का ये शक्तिशाली इंजन हमेशा लोगों के प्रति, हम सबके प्रति जवाबदेह बना रहे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।